नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम गुप्त काल के प्रमुख शासकों को यहाँ डिस्कस करेंगे। कल हमने 2-3 शासकों को वहाँ डिस्कस किया था, आज हम पूरा ही डिस्कस यहाँ करेंगे। हमने गुप्तों के संबंध में अभी तक जाना कैसे मौर्योत्तर काल के बाद जो एक हमें गुप्त वंश देखने को मिलता है और इसने केंद्र की सत्ता की स्थापना की और लगभग 200 साल तक इसका शासन देखने को मिला हमें। इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल देखेंगे आज के क्लास के बाद। तो हमने यहाँ कुछ उनके एविडेंस देखे मध्य प्रदेश के संबंध में, है ना। हमने अभिलेख देखे, जैसे सांची अभिलेख देखा, हमने एरण अभिलेख देखा, तुमैन अभिलेख देखा। तो अभिलेख देखे, कुछ स्थल देखे, जैसे हमने कल नचना कोठार का मंदिर देखा, हमने आपका एरण का विष्णु मंदिर देखा, तिगवा का मंदिर देखा, है ना। हमने उदयगिरी की गुफाएं देखी, हमने वाघ की गुफाएं देखी। तो ये सारे जो स्थलों और अभिलेखों से पता चला कि इनका मध्य प्रदेश से संबंध था। इसके बाद हमने प्रमुख शासकों पर डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको बताया कि श्रीगुप्त संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। इसके बाद घटोत्कच की बात ही बताई, दोनों के संदर्भ में जो डाउट आता है वो भी कल स्पष्ट किया। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त प्रथम बताए कि ये वास्तविक संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती और इन्होंने एक गुप्त संवत 319 का निकाला एडी का, उसको वल्लभी संवत ही बोलते हैं। इसके बाद हमने समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि इसको विशेंट स्मिथ महोदय भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया है। और एमपी से संबंधित जो भी तथ्य थे समुद्रगुप्त के, जैसे इनके काल में एरण जो नगर था उसको स्वभोग नगर कहते थे, बड़ी महत्ता थी उस नगर की। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। आज जो बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो गुप्तोत्तर काल की होगी, उसको एक ही वीडियो में हम करेंगे उसमें ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के प्रमुख शासक, इसमें से हम कल कौन कौन से देख चुके हैं उनको भी लिख देंगे एक बार नाम के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। कल हमने पहले शासक श्रीगुप्त देखा और इनके बारे में ये बताया कि इनका जो हमें जानकारी मिलती है वो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। उनके ताम्रपत्र अभिलेख से पूना का ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त ही क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक है। तो ये 280 एडी तक रहते हैं, कल हम इनके बारे में बता चुके हैं। दूसरे शासक होते हैं यहाँ घटोत्कच। इनके बारे में भी कल सुप्रिया अभिलेख में जो रीवा में है उसमें गुप्तों की वंशावली स्पष्ट हुई है, उसमें बताया गया है कि घटोत्कच से ही गुप्त वंश की स्थापना हुई है। तो वो फैक्ट भी हमने क्लियर किया आपको वहाँ। और इनका समय देखा जाए तो ये 280 से लेकर आपका 319 एडी तक रही है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे शासक हमें देखने को मिलते हैं, वो हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। इनके चंद्रगुप्त प्रथम, इनको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनकी राजधानी भी बनी, ठीक है ना। और इनका समय जो देखा जाए 319 से देखते हैं इनके समय को, और हम 335 तक देखते हैं इनको हम। इसके बाद हमने कल समुद्रगुप्त को भी देखा जो इनका पुत्र होता है। एमपी के संदर्भ में देखा हमने सारी चीजें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा कि ये 335 से लेकर 375 तक इनका शासन देखने को हमें यहाँ मिलता है। अब समुद्रगुप्त के बाद इनका पुत्र जो गद्दी में बैठता है, जिनको आज डिस्कस करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पेन बदल ले रहे हैं ताकि आपको दिख जाए कि आज हम किस शासक को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज जो क्लास होगी वो रामगुप्त की है। रामगुप्त के बारे में कुछ ज़्यादा एविडेंस ना मेन हिस्ट्री में है ना यहाँ है। ये एक कमज़ोर शासक था, 5 साल इसका शासक देखने को मिलता है हमें। 375 से लेकर 380 एडी तक हमें इनका शासन देखने को मिलता है। ये समुद्रगुप्त का ही पुत्र है। और इनके संदर्भ में आपको एक पॉइंट लिखा देते हैं यहाँ कि ये कमज़ोर शासक था। यह एक कमज़ोर शासक था। अब इसकी शासक था, कमजोरी का जिक्र किया जाए तो इस पर हूणों का आक्रमण होता है, तो ये लड़ने के बजाय अपनी पत्नी को संधि के लिए दे देता है, यानी ये लड़ने युद्ध में नहीं जाता। इससे नाराज होकर इसका छोटा भाई विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है, उस हूण शासक को मारता है और पत्नी भेजने की बात करता है। तो जब पत्नी जहाँ भेजना है तो उसमें ये खुद जाता है पत्नी का भेष धारण करते, यानी रामगुप्त युद्ध नहीं लड़ता है और अपनी पत्नी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो विक्रमादित्य जो द्वितीय होते हैं वो खुद पत्नी का भेष धारण करके हूणों के पास पहुंचते हैं और उस शासक को बीच दरबार में मार देते हैं।
और उसके बाद आके वो रामगुप्त की भी हत्या करते हैं और शादी भी कर लेते हैं रामगुप्त की पत्नी से। तो वो एक कहानी है, इतिहास में आती है, तो उसको हम आपको यहाँ बता दिया। तो आप क्या समझे इससे कि ये शासक जो है वो हुणों से लड़ता नहीं है, वरन युद्ध ना हो और हार ना हो इसके वजह से अपनी पत्नी देने को भी तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कमजोर शासक है, आपको तो सीधा सीधा ध्यान रखना है। ठीक, और इसके संबंध में कुछ और ध्यान नहीं रखना है। अब समुद्रगुप्त इसके पिता हैं, ये तो आपको स्पष्ट ही है। अब छठवें शासक जो आते हैं जिनको आज हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त काल को यदि हम देखा जाए तो हम दो लोगों के लिए ही इसको देखते हैं प्रायः, एक तो समुद्रगुप्त के बारे में और दूसरा इसमें जो प्रमुख शासक यदि हम देखें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। इनका शासन 415 एडी तक रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस कैरेक्टर में। ठीक है ना। तो अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे समुद्रगुप्त, इनके पिता कौन है? तो पिता हो गए इनके आपके समुद्रगुप्त ही है। और तथ्य देखा जाए तो ये किसके छोटे भाई है? तो ये रामगुप्त के छोटे भाई हैं। तो लिख लेंगे आप यहाँ राम गुप्त के छोटे भाई है ये भाई। ठीक है। इसके बाद इनकी राजधानियां देखें। राजधानी, दो राजधानी इसलिए हम राजधानियां कर दे रहे हैं। पहली राजधानी है पाटलिपुत्र, जो कि आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाई हुई थी। तो पहली राजधानी हम लिख देते हैं यहाँ पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश से संबंधित है, उज्जैन है। अवंती भी चाहते तो उसको लिख देते आप। तो पाटलिपुत्र जो है वो प्रशासनिक राजधानी है। ये सारे तथ्य आप भारतीय इतिहास में देखते ही हैं, प्रशासनिक राजधानी है। और उज्जैन जो है वो एक आपकी सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, दो राजधानी आपको स्पष्ट होगी। इसके बाद उपाधियों की बात करेंगे हम। तो हम रब कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा लिखने में सहूलियत हो, कि पूरे तो आ नहीं पाना है एक में। तो हमने आपको रिवीजन कराने के लिए कल हम कहाँ तक देख चुके थे। तो आपने यहाँ राजधानियां देख ली। अब हम इनकी उपाधि बताएंगे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की हम उपाधि पर डिस्कस करेंगे। तो विक्रमादित्य इनकी उपाधि है, और ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम शासक है। क्योंकि हमने आपको बताया है शायद पिछली कुछ क्लासों में कि विक्रमादित्य की उपाधि 14 शासकों ने धारण की है, और अंतिम जो 14वें शासक है वो हेमू है। ठीक है ना। तो अभी हम किसको देख रहे थे? हम चंद्रगुप्त द्वितीय को देख रहे थे, और विक्रमादित्य इनकी क्या है? उपाधि है। इनको ही कंटिन्यू चल रहा है अभी आपका। तो अभी हम क्या देख चुके हैं? राजधानी। अब हम उपाधि देख रहे हैं इनकी, है ना। उपाधि, तो उपाधि कौन सी है इनकी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि है। और ये लिखेंगे प्रथम शासक है। इस उपाधि को धारण करने वाला पहला शासक था ये, पहला शासक है, पहला शासक। और ये उपाधि धारण कब करता है? तो शकों को या शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पर, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पर। ठीक है। और इन्होंने, इनके बारे में एक तथ्य और आता है, हमने यदि आपको बताया हो कि इन्होंने शकों का पूर्ण उन्मूलन किया है। तो किस शासक को मारा था शक के? तो रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने मारा था। तो अब वो ही फैक्ट दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, लिखेंगे हम उज्जैन में शकों की एक शाखा के शासक रुद्र सिंह
तृतीय को पराजय किया, साथ ही शकों का पूर्ण उन्मूलन भी किया, मतलब पूरी तरीके से शकों को यहां से भगाया, मूलन किया था। ये आपने देखा। अब एक और घटना इनके शासनकाल में देखने को मिलती है। चीनी यात्री फयान आते हैं और फयान कहते हैं कि मालवा की जो जलवायु है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु उन्होंने कहा, और ये बात उन्होंने कहा कि तो उनकी किताब है, आपकी किताब है फो क्यू की में उन्होंने ये बात कही है। तो ये तथ्य लिखेंगे, आपको जनरल एग्जामों में देखने को मिल जाता है। इसको हम यहीं लिखा दे रहे। इनके शासनकाल में चीनी यात्री, अभी एक और चीनी यात्री आएगा हर्षवर्धन काल में, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री वो हैंसांग था, चीनी यात्री फयान आया था, इसके नीचे लिख दे रहे, जिसने मालवा की जलवायु को क्या कहा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। ठीक है ना। आप जानते हैं मालवा का जो जलवायु कैसी है, सम जलवायु है, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म। अब हम कुछ इनके बारे में देख। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही थी फयान ने, उस किताब का नाम क्या है, वो किताब जरूर लिख लें आप। ओ क्यों की, ठीक है, ये किताब जरूर ध्यान रखेंगे आप। ये चीनी ग्रंथ है, चीनी की फयान की पुस्तक है, ओ क्यों की। ठीक है। अब हम विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगले आप इसको स्क्रीनशॉट ले, अगली हेडिंग डालें आप। दरबार में 9 रत्न रखने वाला प्रथम शासक, तो हेडिंग डली है आप, तो 9 रत्न डाल लें हेडिंग, मतलब 9 रत्नों को पहली बार किसी शासक ने अपने दरबार में रखा। चंद्रगुप्त तो हम पढ़ ही रहे हैं, यहां लिखेंगे हम क्या देखने वाले हैं, 9 रत्न को देखने वाले हैं। तो पहले इनका जो कालिदास है, कालिदास कौन है अभी हम लिखाएंगे, महाकवि हैं। कालिदास के बाद आप देखें वराहमिहिर, ये ज्योतिष आचार्य है। शंकु है जो वास्तुकार है, धनवंतरी है जो चिकित्सक है, इसके बाद आपके जो है वो है आपके पररुचि, तो इनका हम इस साइड वो भी लिखते हैं जो कौन क्या क्या थे। कालिदास की बात की जाए तो ये महाकवि थे, ये ज्योतिषाचार्य थे, शंकु आपके वास्तुकार थे, धनवंतरी चिकित्सक थे, और वरचु की बात की जाए तो ये व्याकरणाचार्य थे। अगला लिखें आप, अभी तो 5 हुए हैं, 6 बार लिखें आप। घट कपर, ये भी कवि है। 7वां देखें अभी, और आपके हैं अमर सिंह, ये शब्दकोश और साहित्य के हैं। 8वां है बेताल भट्ट,
ये सलाहकार और जादू टोने के संबंध से है। और एक और आपका छूट रहा है जिसका नाम है, अब इन सब का हम क्या लिखते हैं, आपको कौन क्या क्या थे। ये न्याय, पेन बदल ले, न्याय या दर्शन, न्याय वेद या दर्शन शास्त्री थे ये। ठीक है, मित्तल भट्ट सलाहकार कह सकते हैं, या ब्रैकेट में आप जादू टोना भी देख सकते हैं। अमर सिंह साहित्य या शब्दकोश के लिए भी लिख सकते हैं। और ये कवि थे आपके। इस तरीके से आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, 9 के 9, 9 के संबंध से। अब हम कुछ विशेष देखेंगे किनके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो आप सब हेडिंग डाल लें विशेष। 9 रत्न हो गए हैं। एग्जाम में सारे आते हैं जी, इंपॉर्टेंट है। यदि आप भारतीय इतिहास अभी नहीं पढ़े हैं और इनको यदि एमपी की हिस्ट्री ढंग से देख रहे हैं तो अभी आपको भी फायदा मिलेगा इन सारी चीज़ों से। अब हम चंद्रगुप्त के विषय में कुछ विशेष देख रहे हैं। विशेष में हम पहला ही फैक्ट देखें तो यहाँ की जो भाषा है वो प्राकृतिक है। भाषा ऐसा कह सकते हैं, राजकीय भाषा जो क्या है यहाँ प्राकृतिक है। राजकीय भाषा हमें जो देखने को मिलती है वो क्या है, प्राकृतिक। ठीक है, और क्या है दूसरा यहाँ जो स्तंभ है या जिसको चिन्ह कहेंगे वो गरुड़ का था। तो राजकीय चिन्ह क्या है, गरुड़। राजकीय चिन्ह देखें अपन तो क्या है, गरुड़ है। बाकी आप भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को सारी चीजें बहुत डिटेल से देखते हो, यहाँ हमें केवल थोड़ा थोड़ा जानना है सबके बारे में। अगला देखें तब हम एक बात करेंगे काव्य मीमांसा। ये जो रचना है, अब इसके संबंध में लिखते हैं जी, रचना किसकी है, तो राजशेखर की है। रचना किसकी हो जाएगी, राजशेखर की है। और इसमें किसका क्या वर्णन है, मध्य प्रदेश हम वो लिखेंगे। तो राजशेखर रचनाकार हो गए। और क्या है इसमें, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजमहल में सभी संस्कृत भाषा बोलेंगे ये बात कही है। तो लिखेंगे इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजमहल में केवल संस्कृत भाषा बोलना है या बोलेंगे सब, इन्होंने कहा, मतलब कंपलसरी सा कर दिया, बोलने की अनुमति दी, केवल संस्कृत भाषा बोलने की अनुमति दी इन्होंने, की अनुमति दी। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, ये हमें काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से पता चलती है। रचनाकार कौन है और मध्य प्रदेश का संबंध आपको दिख गया है इसका। ठीक है, दूसरा ग्रंथ लिखेंगे हम कथा सरत सागर। कथा सरत सागर, इसके बारे में लिखें। पहले तो रचना ही लिख लें हम। तो इसकी रचना कश्मीर में सोमदेव ने की। ठीक है, और क्या है, संस्कृत कथा साहित्य में यह ग्रंथ शिरोमणि है। ठीक है ना। और इसमें जो जाना है वो क्या है, उन्होंने कहा है, इसमें वर्णन है कि
कि उज्जैन पृथ्वी का, उज्जैन जो है पृथ्वी का भूषण कहा गया है। इसमें ऐसा लिख लें आप, इसमें उज्जैन को पृथ्वी का भूषण कहा गया है, कहा गया है। तो ये कुछ आपने विशेष में जाना। एक फैक्ट और लिख लें विशेष में आप, कि सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है, देवराज कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मतभेद संबंधित है उनको हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। वहीं प्रवरसेन का एक लेखक है, उनके बारे में भी लिख लें आप। प्रवरसेन के आपका चमक लेख में, चमक लेख में क्या कहा गया है? देवगुप्त कहा गया है। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। इस तरीके से जितना भी एमपी के संबंध में इंपॉर्टेंट था हमने सारा यहां डिस्कस किया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी बैठेंगे कुमारगुप्त। तो अगली हेडिंग लिखेंगे हम कुमारगुप्त। ठीक है, और इनके पिता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय और माता हो जाएंगे ध्रुव देवी। तो आपने इस तरीके से रामगुप्त को समझा कि किस तरीके कमजोर शासक था, गुणों से लड़ने के बजाय क्या करता है वो हमने आपको बताया है। और इसके बाद गद्दी बैठते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, राजधानी बताई, उपाधि बताई, उनके चीनी यात्री आए उसके बारे में डिस्कस किया, नवरत्नों के बारे में डिस्कस किया, और कुछ विशेष जो एमपी से संबंधित था जैसे भाषा, राजकीय चिन्ह, और जहां उज्जैन को पृथ्वी का भूषण कहा गया है, ऐसी सारी चीजें भी हमने बताई। अब अगले शासक आने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, इनका समय देखा जाए तो 415 से तो वो बैठे, 415 तक तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, इनका हो गया 415 से लेकर 455 तक बैठेंगे ये। ठीक है, एक चीज और लिख लें इनके बारे में, पिता लिख लें और माता लिख लें। ठीक है, पिता तो अभी पता ही है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय है, माता ध्रुव देवी है, माता है ध्रुव देवी, इन्होंने शादी की थी ध्रुव देवी से। अब अगला तथ्य लिखते हैं हम इसके संबंध में कि इनके बारे में जो हमें जानकारी मिली है, आप इसके विवाह को और बता दें, क्योंकि अगले वाले शासक स्कंदगुप्त आएंगे, पुरुगुप्त आएंगे, वो आपको डाउट होगा, इसलिए पहले इनका विवाह लिख लें। इनने कुमारगुप्त के 2 विवाह देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, पहला विवाह जो देखने को मिलता है वो है अनंत देवी से, अनंत देवी से, जिससे पुत्र होते हैं पुरुगुप्त, आगे बताएंगे इनके बारे में। और जो दूसरा विवाह किया है वो उन्होंने किया है देवकी से, पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त, देवकी से पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त। अब इनका जो हमें एविडेंस मिला, या हम ऐसा कह लें साक्ष्य या स्रोत लिखना हो, मध्य प्रदेश में कहाँ मिला उसको लिखते हैं हम। तो इनका जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इनके शासन की जानकारी मंदसौर और तुमेन अभिलेख से मिली है। इनके शासन की जानकारी, देखो मध्य प्रदेश से हमें मैच करना है पूरे समय। जानकारी कौन सा बोला अभी हमने? तुमेन अभिलेख। कहाँ का है ये? अशोकनगर।
तो बहन अभिलेख लिख लें, आप भूल गए हो तो। और दूसरा मंदसौर अभिलेख, ठीक है। ये आपने दो इनकी मध्य प्रदेश संबंधित जानकारियां देखी। एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखें विशेष में आप, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखने का श्रेय या उसको शुरुआत में निर्माण करने का श्रेय इनको ही जाता है। आगे हम अभी जब भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, कभी और कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय नींव इन्होंने रखी। इसके बाद आपके पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भी उसमें सहयोग किया, हर्षवर्धन ने भी सहयोग किया। तो वो आपके पास शुरुआत यदि पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो इनको ही जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय इसके शासनकाल में ही बना। अभी तो आप इतना भर जान लें, इनके ही शासनकाल में बना। यानी नालंदा विश्वविद्यालय से ही पाल वंश और आपके वर्धन वंश भी इसमें शामिल है, पर बना शुरुआत में। निर्माण करने का श्रेय किनको जाता है, कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय इनके शासनकाल में बना। अब इनके बाद अगले शासक कौन आएंगे, स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठेंगे। तो अगली सब हेड डालें आप, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण होता है बहुत ज्यादा, है ना। और हमें वो नहीं देखना है, हमें मध्य प्रदेश में देखना है कि स्कंदगुप्त के बारे में हमें मध्य प्रदेश में कहाँ जानकारी मिली। क्योंकि एमपी हिस्ट्री पढ़ने का मूल मंत्र यही है कि आप भारतीय इतिहास को तो टच में रखें, साथ साथ ये देखें कि इन शासकों का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है। जैसे अभी आपने कुमारगुप्त की बात की है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में ये तो पता है समुद्रगुप्त के बेटे हैं, पर आपको मध्य प्रदेश में इनके एविडेंस कहाँ मिल रहे हैं, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि तुमैन अभिलेख और आपका मंदसौर अभिलेख में इनका जिक्र है, ठीक है ना। जैसे अभी आप चंद्रगुप्त देख रहे हैं, तो चंद्रगुप्त में मध्य प्रदेश के कालिदास है, उज्जैन से हैं, राजधानी बनाई है। तो कहाँ कहाँ इनकी भूमिका है, वो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लिखेंगे हम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त समय 455 से लेकर 467 एडी तक रहते हैं। एक पॉइंट लिखेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंध है, इनका विंध्य प्रदेश तक, इनका विंध्य प्रदेश पर प्रभाव की जानकारी। इनका विंध्य प्रदेश में शासन की जानकारी, शासन की जानकारी सुप्रिया अभिलेख से मिलती है या सुप्रिया स्तंभ लेख से मिलती है। कहाँ है सुप्रिया स्तंभ लेख, अभी हमने बताया था रीवा में है, विंध्य प्रदेश की। तो अब देखो, हमने स्कंदगुप्त को ये नहीं देखा कि हुणों का आक्रमण हुआ, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनका संबंध क्या है। तो देखा कि इनका मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र में इनका प्रभाव था, इसकी जानकारी हमें सुप्रिया स्तंभ से मिल रही है। अब हम लास्ट में, क्योंकि आपको हम इस तरीके से पढ़ा ही रहे हैं कि जिन्होंने भारतीय इतिहास नहीं देखा है तो उनको भी कोई दिक्कत ना जाए, या जब भी भारतीय इतिहास पढ़े तो उनको बड़ा सरलता से उनको महसूस हो। तो हम इसके उत्तराधिकारी को भी यहाँ लिख लेते हैं। गुप्त वंश के प्रमुख शासक हो गए, अब यहाँ लिख लें आप उत्तराधिकारी। अब केवल हम नाम और जिन्होंने कुछ किया उनके बारे में एक आध लाइन लिखते हुए देखेंगे। तो अब इसके बाद गद्दी पर जो बैठेंगे वो देखें आपके पुरुगुप्त। पुरुगुप्त जान गए कौन है, कुमारगुप्त के बेटे हैं। पुरुगुप्त बैठेंगे गद्दी पर। पुरुगुप्त के बाद बैठेंगे कुमारगुप्त द्वितीय। इसके बाद बैठेंगे बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद बैठेंगे नरसिंह गुप्त, कई जगह नरा सिंह गुप्त भी लिखा है। इनको बालादित्य के नाम से जानते हैं मेनली, यानी कुछ किया होगा तो एक फैक्ट लिखते हैं, इन्होंने पूर्ण शासक माहिर कुल की को पराजित किया था, ठीक है ना। तो लिखेंगे पूर्ण शासक माहिर कुल, पूर्ण शासक माहिर कुल। कौन है माहिर कुल, तो लिख सकते हैं आप तोरमाड़ का पुत्र है ये। तोरमाड़ को कल हमने बताया कि उनका साक्ष्य हमें एरण में देखने को मिल रहा है। माहिर कुल को पराजित किया इसने। तो एक
पॉइंट आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके भानुगुप्त। भानुगुप्त को भी हम बता चुके हैं इनडायरेक्टली वे में। कहा इनका एरण में क्या देखने को मिला था? एरण अभिलेख इनके बारे में जानकारी देता है। एरण अभिलेख कब का है? एरण अभिलेख 510 एडी का है। क्या मिला था हमें वहां? तो इनका सेनापति, इनका सेनापति नाम क्या था? गोपराज। गोपराज की पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिले थे। तो कई बार आप देखते हैं पीएससी में मिले थे कि पहला सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण में। कौन है? भानुगुप्त, गुप्त वंश के शासक हैं। अब अगला जो शासक आते हैं, अब केवल नाम पर लिखना हमें, वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के बाद आते हैं कुमारगुप्त, तृतीय आ जाते हैं, इनको नहीं पढ़ना है हमें। इसके बाद हम अंतिम शासक देखेंगे विष्णुगुप्त, और हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित जितना हमें गुप्त काल को पढ़ना था हमने सारा पढ़ाया है। आप इसके नोट्स बना लें, और आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी तब भी आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। अब हम अगला टॉपिक होगा, क्या होगा? गुप्तोत्तर काल, जिसमें हम हर्ष को देखेंगे। यहाँ अब देखेंगे कि जो गुप्तों की सत्ता केंद्रीकृत थी अब इसका पतन हो रहा है, ये सब शासक कमजोर है। पतन होगा तो छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे राजवंश का हमें उधर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कन्नौज के मोखरी वंश, बल्लभी के मैत्रिक, पंजाब के हूण, मालवा के यशोवर्धन, थानेश्वर के वर्धन, है ना, आपके कह सकते हैं बंगाल के गौड़ वंश। इन सारों को हम कल डिस्कस करेंगे और एक क्लास में ही गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ प्रमुख राजवंश उनको भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपने गुप्त काल को, भले 3 वीडियो लग गए क्योंकि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कराना चाह रहे थे ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े एकदम से लंबा। इसको हम 1 घंटे में करा दें तो तकलीफ होती, तो आप आराम से देखें। 3 पार्ट में है। पहले में पृष्ठभूमि को डिस्कस करते हैं, हम कुछ साक्ष्य बताते हैं जिसमें अभिलेखों की चर्चा करते हैं। दूसरे में हम कुछ स्थल बताते हैं, और इसके बाद साथ समुद्रगुप्त तक के शासक बताते हैं। इस वाले में हमने क्या किया? पूरे शासकों को, उत्तराधिकारियों को स्पष्ट रूप से कंप्लीट किया है। आज के लिए धन्यवाद।